स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। जनन, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है। तो हमने बताया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो पुरुषों में पाया जाता है वो वृषण होता है, और जो मादा में पाया जाता है वो अंडाशय होता है। उसका स्ट्रक्चर भी हमने एक्सप्लेन किया था। युग्मक जनन आपने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो घटनाएं घटती हैं, दो इवेंट्स आते हैं। एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है गैमेट ट्रांसफ़र। तो आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्रिया जो होती है वो युग्मकों के निर्माण को कहते हैं, यानी कि जो युग्मक का निर्माण होता है उसको कहते हैं युग्मक जनन, या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रकार से होता है। एक होता है शुक्राणु जनन और एक होता है अंडाणु जनन। तो युग्मक जनन कहाँ पे होगा, वृषण में होगा। इसको देखने से पहले हमने आपको बताया था कि वृषण जो होता है, वृषण का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके लिए वृषणीय पिंडक, इसमें ये आपका है वृषण, और वृषण में वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। इस तरह से आपने देखा था पिछले क्लास में, आपको शायद अभी लर्न होगा, नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लीजिए उसको। और इसमें ये जो आपका टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इसको आप नाम दिए थे टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में नलिकाएं पाई जा रही थी, जिसको हम नाम दे रहे थे शुक्रजन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह से ये आपने देखा था। अगर इस नलिका गोल आकार की होती है, इस तरह से अगर इसको हम काट दें तो हमें एक संरचना इस तरह से गोल सी मिलेगी। और इस गोल सी संरचना में दो प्रकार की कोशिका पाई जा रही थी। एक को हम सर्किल से दिखा रहे थे और एक को हमने क्रॉस से दिखाया था, इस तरह से। तो ये जो आपका हमने सर्किल से दिखाया था उसको हमने शुक्रजन कोशिका नाम दिया था, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया नाम दिया था। और ये आपकी जो थी वो सर्टोली कोशिका थी। तो यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पर अंतराली कोशिका, या जिसे हम कहते थे लीडिंग कोशिका, वो पाई जा रही थी। इस तरह से आपको पता होगा। इस अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका से एक तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। आइए देखते हैं आगे। अब हमको देखना है कि युग्मक जनन जो होता है वो होता कहाँ है। युग्मक जनन हमेशा जो पुरुषों में होता है, यानी कि शुक्र जनन इसके लिए हम देखते हैं। शुक्र जनन स्टार्ट करेंगे अभी। तो पुरुषों में जो होता है वो शुक्रजन कोशिका में शुक्राणु जो होते हैं वो बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुक्र जनन। पहले इसे नाम दे देते हैं। ये आपको पता होगा, ये आपका था टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये आपका शुक्रजन नलिका थी, यानी कि इंग्लिश में आप इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे आप नाम दिए थे लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल्स। ये जो आपको दिख रही है सर्किल आकार की,
इसको आपने नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और इसे आप नाम दिए थे सर्टोली कोशिका। आइए आगे एक्सप्लेन करते हैं। शुक्रजनन, शुक्राणुजनन या शुक्रजनन आप कह सकते हैं। शुक्रजनन, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देखिए, जो पुरुषों में आपका वृषण होता है, वृषण होता है, तो जो उसकी जनन एपिथेलियम कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसे आप कहते हैं युग्मक जनन। स्त्रियों में अंडजनन उसे कहते हैं, और पुरुषों में उसे शुक्रजनन कहते हैं। तो पुरुषों में आप देखेंगे शुक्रजनन कहाँ होगा? पुरुषों के वृषण में होगा। पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण को कहते हैं शुक्रजनन। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। शुक्रजनन कहते हैं उसे। ये क्रिया पुरुषों में यौनारंभ प्रारंभ होने के समय शुरू होती है। यौनारंभ कब प्रारंभ होता है? 13 से 14 साल की उम्र में होता है ये। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, और दूसरा स्पर्मेटिड्स जो होता है वो स्पर्म में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, या कह सकते हैं उसका कायांतरण हो जाता है शुक्राणुओं में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। आपने देखा अभी यहाँ पर वृषणीय पिंडक में आपने देखा यहाँ पर आपको दिखाई पड़े टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखा, उसको हमने काटा तो आपको गोल संरचना मिलेगी, नलिका गोल ही होती है, और इसमें आपको मिला स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया से ही जो शुक्रजन कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसी में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के थ्रू स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड्स शुक्राणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं इस संरचना के भीतर किस प्रकार से स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस प्रक्रिया को देखेंगे। ये आपका क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। जब स्पर्मेटोगोनिया, आप जानते हैं कि किसी भी शुक्राणुओं किसी भी मानव में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है आपका, ये इसकी संख्या क्या है? डिप्लॉयड है। इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। जब माइटोसिस डिवीज़न होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, तो ये 2 कोशिकाओं में बटेगा। इस तरह से आप एक भी दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी भी संख्या क्या होती है? यहाँ डिप्लॉयड होती है। ये कौन सा डिवीज़न है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कोशिका क्या होती है? वो बढ़ जाती है, और जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो उसमें भी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अपने जो पूर्वज के समान इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या रहती है। यहाँ पर ये आपका क्या है? शुक्रजन कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया।
इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीज़न हुआ, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये सेल्स बनाता है प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बनाएगा। फिर इस प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में फिर से जब डिवीज़न होता है, फिर से डिवीज़न होगा। और जब डिवीज़न होगा तो ये यहाँ पर डिप्लॉयड संख्या है, यानी कि एक हमने लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से 2 कोशिकाएं यहाँ पर हैप्लॉयड संख्या में बनेंगी। अब यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। यहाँ जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने के दौरान जो आपकी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है वो विभाजित होती है और उनकी संख्या क्या हो जाती है? हैप्लॉयड हो जाती है। और जब हैप्लॉयड हो जाती है तो ये कोशिका बनाती है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या कह सकते हैं माइटोटिक डिवीज़न होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा कौन सा? फर्स्ट हुआ तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनी। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, फिर इनमें विभाजन होगा इस तरह से। और जब विभाजन होगा तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 कोशिका और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। इनकी संख्या क्या होगी? इनकी संख्या भी हैप्लॉयड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स यह स्पर्मेटिड्स यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है। सॉरी बच्चों, शायद आपको दिख नहीं पाया होगा तो फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर आपका शुक्रजन कोशिका में विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? माइटोटिक डिवीज़न हुए। माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर कोशिकाएं बनी जो डिप्लॉयड ही होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो अपने जनक के अनुसार ही होती है। उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, जब समसूत्री विभाजन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया चेंज हुआ और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाता है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, यानी कि माइटोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न होता है, जिसके थ्रू इनकी संख्या क्या हो जाती है? कोशिकाओं में आधी आधी हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं द्वितीयक शुक्रजन कोशिका या कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और सेकंड होने के दौरान ये कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स, या हिंदी में हम इसे नाम देते हैं शुक्राणु प्रसू। फिर ये कोशिकाएं स्पर्म में यानी कि शुक्राणुओं में बदलती हैं इस तरह से।
शुक्राणुओं में ये इस तरह से चेंज हो जाती हैं। इसको हम नाम देते हैं फिर स्पर्म। शुक्राणु कहते हैं। इस प्रकार से स्पर्मेटिड्स जो होता है वो स्पर्म्स में या कह सकते हैं इनका शुक्राणुओं में कायांतरण हो जाता है। जब ये कोशिकाएं बनेंगी, स्पर्म्स बन जाते हैं, तो ये सर्टोली कोशिका में धंस जाते हैं और धंस करके वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लिख करके भी इस तरह से बता सकते हैं। स्टार्टिंग किससे होती है? स्पर्मेटोगोनिया से होती है। स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होता है, और जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका या कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक डिवीज़न होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और जब फर्स्ट होता है तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, और स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, और फिर स्पर्मेटिड्स का कायांतरण हो जाता है, और यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आप याद रखिएगा। ये कौन सी प्रक्रिया है आपकी? शुक्रजनन। किस प्रकार से स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स में कन्वर्ट हुआ, और या इसको पोषण अब सर्टोली कोशिकाओं द्वारा वहाँ पर प्राप्त होता है। आइए देखते हैं शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। यहाँ पर शुक्राणु की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। ये एक स्पर्म्स की संरचना है।
यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 10 से 14 की संख्या में यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। आप इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये मानव शुक्राणु है, ये लगभग 60 माइक्रोन लंबा और पतला होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है इसका हेड, ये हेड रीजन होता है, इसको कहते हैं हिंदी में शीर्ष। दूसरा भाग होता है यहाँ से यहाँ तक हेड रीजन, फिर यहाँ से यहाँ तक मध्य भाग होता है, मिडिल पीस। इसे हम कहते हैं मध्य भाग। उसके बाद ये पूरा भाग जो होता है इसे कहते हैं टेल, पूंछ या पुच्छ कह सकते हैं, पुच्छ कहलाता है इस तरह से। इस हेड रीजन में जो हेड भाग है, इसका शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में एक अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। और इसके शीर्ष भाग पर ये जो आप देख रहे हैं, इस शीर्ष भाग एक टोपी जैसी संरचना आपको दिख रही है, टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्रोसोम। आप जानते हैं ये जो आपका अंडाकार यहाँ पर केंद्रक दिख रहा है, इस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र स्थित होते हैं, जो विभिन्न प्राणियों में जो आपका ये आपका शुक्राणु है, ये विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रकार का होगा, पर जो मानव होता है, मानव में ये जिस प्रकार से आपका चम्मच का आकार होता है, उस आकार का ये दिखाई पड़ता है। इसके शीर्ष भाग यानी जो टोपीनुमा भाग है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम से एक प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्राव होता है। और जब हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्राव होता है तो आप जानते हैं जो अंडाणु बनता है इस प्रकार से, ये स्पर्म है आपका। जब आपका अंडाणु या कह सकते हैं अंड कोशिका बनती है, उस अंड कोशिका के ऊपर एक परत पाई जाती है। इस परत का नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा को एक्रोसोम का शीर्ष भाग जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, ये इस जोनियो पेल्यूसिडा को चीरने में मदद करता है, जिसके थ्रू जो शुक्राणु होता है ये इसमें प्रवेश करता है। इस प्रकार से इसको क्या करता है, इसको भेद करके अंदर घुस जाता है और यहाँ पर जनन क्रिया क्या होती है, निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। मध्य भाग में यहाँ पर ये जो आपका मध्य भाग दिख रहा है, इसकी संरचना आप देख लीजिए। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसकी संख्या इस रीजन में मध्य भाग में मिडिल पीस में इसकी 10 से 14 होती है।
10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऊर्जा का कार्य करते हैं, इनको गति प्रदान, ये ऊर्जा, इनको पूरे शुक्राणु को ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती रहती है। और ये जो इनकी पूंछ होती है, पुच्छ भाग होता है, इससे ये गति करने में सक्षम होता है। ऊर्जा जब इससे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ही ये गति करता है, और गति करने के पश्चात ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम की मदद से इस ज़ोना पेलिसिडा को बेधने में सक्षम हो जाता है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और इसमें प्रवेश करके इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। लास्ट भाग आपका होता है एंड पीस। ये पूंछ वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं एंड पीस। इस एंड पीस से, यानी कि पुच्छ जो होता है वो शुक्राणुओं का अंतिम सबसे लंबा धागेनुमा भाग होता है, और इसी के कारण जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें बेटा कि जो पुरुष होता है उसमें लगभग 3.5 मिलीलीटर वीर्य एक बार में वो विसर्जित करता है, जिसमें लगभग 2 से 3.5 गुणे 10⁸ शुक्राणु होते हैं। स्खलित जो निकले हुए शुक्राणु होते हैं वो 24 से 28 घंटे तक अंडाणुओं को निषेचित करने में सक्षम होते हैं, और अगर उसके बाद वो सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 24 से 28 घंटे तक पूरी संभावना होती है कि वो अंडाणु को निषेचित कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो शुक्र जनन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। आइए देखते हैं कौन से हार्मोन्स होते हैं वो। जो शुक्रजन कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका होती है, पहली बात तो शुक्रजनन जो होता है वो प्रक्रिया किशोरावस्था में शुरू होती है और लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था में संपन्न होती है। किशोरावस्था में ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है एक। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये अत्यधिक संख्या में होता है, और अग्रपीयूष ग्रंथि जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर ये वर्क करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, और 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। यहाँ से ये क्या करेगा, 2 प्रकार के हार्मोन्स को, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको हम LH से दिखाते हैं। ये आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये लीडिंग कोशिका को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है कि वो इस टेस्टोस्टेरोन को का स्राव करे, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने के लिए। आइए देखते हैं ये जो FSH होता है किस पे अपना वर्क करेगा, लीडिंग कोशिका पर, लीडिंग कोशिका पर वर्क करेगा। और जब लीडिंग कोशिका पर ये वर्क करता है तो ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। किस चीज़ के लिए? टेस्टोस्टेरोन के स्राव के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होगा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने के लिए। जो शुक्राणु निर्माण बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसको प्रेरित करता है। कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्राव करेगा, और उस स्राव करने के बाद ये शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करेगा।
डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को। आज के लिए हमारा कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा हमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या है? अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? थर्ड क्वेश्चन आपका है, अंडवाहिनी के सभी भागों के नाम बताइए। अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु अंडवाहिनी के किस भाग में अंडाणु से मिलता है? अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? और अगला लास्ट और छठा क्वेश्चन है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, हमें बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं और इसका आंसर दे पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए।